हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल करते समय कैसे एक सही आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करें और गलत आईटीआर फॉर्म यदि सेलेक्ट करके फिलअप कर दिया जाता है तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन जनरल 4 टाइप्स के आईटीआर फॉर्म होते हैं: आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। इसके अलावा भी दोस्तों आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7 भी फॉर्म्स होते हैं, लेकिन इन जनरल ज़्यादातर केसेस में जो सैलरीड क्लास के पर्सन या पेंशनर्स, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो दोस्तों इस टाइप के एसएससी आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 तक फिलअप करते हैं। तो आईटीआर 1 से लेके 4 के बीच में आपके ऊपर कौन सी फॉर्म एप्लीकेबल है, ये कैसे डिसाइड होता है? दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी है और पोर्टल से ही ये पता लग पाता है कि आपको कौन सी आईटीआर फॉर्म फिलअप करनी है पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में। और दोस्तों, ये पता लगता है फॉर्म 26 AS से, ठीक है, AIS TIS स्टेटमेंट से और SFT रिपोर्टिंग से। तो आईटीआर फाइल करते समय ये जो स्टेटमेंट है फॉर्म 26 AS, AIS TIS, SFT रिपोर्टिंग, इसे एक बार रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जो सैलरी क्लास के पर्सन होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, वो जस्ट अपने फॉर्म 16 के आधार पर अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं और ड्यू टू इग्नोरेंस इस पर वो बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों, उन्हें बाद में चल के प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, लोग डेलिब्रेट एक्शन लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो भी इनकम आ रही है उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टैक्स सेव करना है, टैक्स इवेजन करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड क्लेम किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म 26 AS को हमने ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसी इनकम जिसपे कि TDS कटा है और वो इनकम जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट की होती है, जिसपे जनरली TDS वगैरह नहीं भी कटता है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है तो आपको फॉर्म 26 AS में ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। कई बार दोस्तों डिविडेंड की इनकम होती है जो कि 5000 रुपीज़ के नीचे होती है, लेकिन 26 AS में आपको दिख जाता है, उस पर TDS वगैरह आपको 0 ही दिखता है। और वैसे मैक्सिमम जो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं 26 AS में, वो TDS वाले ही होते हैं। तो यहाँ पे जैसे सैलरी की TDS हो गई, या फिर दोस्तों क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन हो गया, इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग के ट्रांजेक्शन्स हो गए, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट हो गया। तो ऐसे मैक्सिमम जो पेमेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, कितना TDS कटा और कितना TDS डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ पे जो भी लिस्ट आपको दिखती है इनकम की, वो आपको अपनी आईटीआर में कंसिडर करना ही पड़ता है। इसके बाद दोस्तों आपको TIS ओपन करना होता है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, और इसमें भी आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स एक फाइनेंशियल ईयर में हुई हैं उसका आपको समरी यहाँ पे दिख जाता है। तो 26 AS में जो इनकम आपकी रिफ्लेक्ट करती है उसके आधार पे आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन अधूरा रह जाता है। दोस्तों, आपको कंप्लीट जो है डिसीजन TIS से ही लेना पड़ता है। यहाँ पे जैसे सैलरी की इनकम आ गई, डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक आ गया, इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ गया, और यहाँ पे दोस्तों म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की सेल वैल्यू आ गई, और इसके बाद मिसलेनियस पेमेंट जिसमें कि क्रेडिट कार्ड वगैरह के जो पेमेंट्स होते हैं 10 लाख रुपीज़ के ऊपर, दोस्तों इस प्रकार की रिपोर्टिंग यहाँ पे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में रिपोर्ट किए जाते हैं। इसका परचेस ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग्स। तो SFT रिपोर्टिंग में जो भी हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स होते हैं और जो आपके AIS में होते हैं, वो सारी समरी आपको यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। और इसके आधार पे आपको अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अब आईटीआर फॉर्म आपको 26 AS और TIS के आधार पे कैसे सेलेक्ट करना है, दोस्तों इस शीट के आधार पे मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम आईटीआर 1 फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईटीआर 1 फॉर्म आपको कब फिलअप करना होता है। देखिए, यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख के नीचे है, और दोस्तों सोर्सेस क्या क्या हैं कि यदि आपकी केवल एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रखी है, कोई भी कैपिटल गेन नहीं, कोई भी बिजनेस इनकम नहीं, और कंपनी का कोई डायरेक्टर है तो उसकी भी इनकम इसमें नहीं आएगी, कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की इनकम इसमें नहीं आएंगे, और नॉन रेजिडेंट की इनकम नहीं आएगी। मतलब सीधी सी बात है कि आपको यदि सैलरी की इनकम हो रखी है, सैलरी प्लस पेंशन की इनकम हो रखी है, या फिर सैलरी प्लस पेंशन प्लस
एफडी की इंटरेस्ट और सेविंग बैंक की इंटरेस्ट और एक हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हो रखी है, तो आप आईटीआर 1 में इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। इसके बाद अब दोस्तों आईटीआर 2 फॉर्म के ऊपर हम आते हैं। आईटीआर 2 फॉर्म में क्या होता है कि ये जो सैलरी और पेंशन और एफडी और सेविंग बैंक की इंटरेस्ट तो आती ही आती है, इसके अलावा दोस्तों कैपिटल गेन की इनकम आ सकती है और आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी यदि रेंटल इनकम है तो भी आईटीआर 2 में आता है। अब कैपिटल गेन में दोस्तों जैसे कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी सेल करने पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ सकती है, क्रिप्टो के केस में कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है। ठीक है, तो आपको कैपिटल गेन जहां से भी हुआ है उसके लिए आपको आईटीआर 2 में रिपोर्टिंग करनी है। इसके अलावा आपको सैलरी और पेंशन के साथ साथ फॉरेन कंट्री में कोई एसेट्स उससे भी आपको इनकम जनरेट होगी तो भी आपको आईटीआर 2 में ही यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। अब दोस्तों जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होता है मतलब क्रिप्टो मार्केट की जो इनकम होती है, इसमें जनरली ट्रेडिंग भी करते हैं लोग और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गेन होती है वो आईटीआर 2 में रिपोर्ट की जाती है और जो ट्रेडिंग की इनकम होती है वो आईटीआर 2 में नहीं आती है। और इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग की भी इनकम हो रखी है तो भी आईटीआर 2 में आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, आईटीआर 1 में दोस्तों आपको रिपोर्टिंग इन इनकम के केसेस में नहीं करनी है। दोस्तों आईटीआर 3, आईटीआर 4 में आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में जो भी इनकम आपकी आ रही है मतलब सैलरी और पेंशन, कैपिटल गेन, एफडी, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम, इसके अलावा यदि आपको बिजनेस और प्रोफेशन से भी इनकम हो रखी है। अब नॉर्मली जो कि सैलरी क्लास या पेंशनर जो कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इंट्राडे हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो गई, तो वो बिजनेस की कैटेगरी में ही आता है, तो इसलिए आपको आईटीआर 3 में उसकी रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, और दोस्तों नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं और उनको अपने बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम रिपोर्ट करनी है, तो आईटीआर 4 में प्रिजम्पटिव इनकम के तहत रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE के जो केसेस होते हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं दोस्तों आईटीआर 4 में। जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब आप मेंटेन नहीं करते हो और आपको अपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करनी है तो आप आईटीआर 4 में डिक्लेयर कर पाते हो और आईटीआर 4 में आपको सैलरी और पेंशन की भी इनकम रिपोर्ट हो सकती है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की भी रिपोर्ट हो सकती है। और इसके अलावा जो अदर बिजनेस और प्रोफेशन हैं जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं या फिर दोस्तों आईटीआर 4 में जो भी 6% और 8% की लिमिट है इनकम को डिक्लेयर करने की, उसके नीचे आप इनकम को डिक्लेयर करते हैं या फिर लॉस की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो उस केस में आप आईटीआर 4 में नहीं कर सकते, आपको आईटीआर 3 में ही रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, तो आईटीआर 1, 2, 3 और 4 में अकॉर्डिंग टू इनकम अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी इनकम आप देख रहे हैं ये आपके 26AS और AIS में रिफ्लेक्ट करती है जो कि मैंने आपको दिखाया था, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर पाते हो कि आपके ऊपर कौन सी आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। दोस्तों बात करते हैं कि यदि इग्नोरेंस में या फिर डेलिब्रेट एक्शन जिससे ज़्यादा रिफंड लेने के लिए आपने इनकम को नहीं शो किया, AIS TIS 26AS को चेक करने के बाद आपने टैक्स को बचाने के लिए इनकम को डिक्लेयर नहीं किया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड आ सके, या फिर दोस्तों ड्यू टू इग्नोरेंस मतलब आपने इसको चेक ही नहीं किया और अपनी इनकम को आपने दिखा दी बेस्ड ऑन फॉर्म 16, फॉर्म 16A या फिर बैंक स्टेटमेंट में सेविंग बैंक इंटरेस्ट वगैरह आ रखी है उसके आधार पे, तो ऐसे केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं टैक्स पेयर को। तो यहाँ पे दोस्तों यदि आपकी आईटीआर फॉर्म्स आपके 26AS, AIS, TIS, SFT से मैच नहीं करती है तो दोस्तों लेट से कि आपके ऊपर आईटीआर 2 और आईटीआर 3 एप्लीकेबल है और आपने आईटीआर 1 को फिलअप कर दिया तो ऐसे केस में ये आपकी रॉन्ग आईटीआर सिलेक्शन मानी जाएगी। कई बार क्या होता है आप आईटीआर 4 फाइल करने वाले हो, आपकी बिजनेस रिसिट्स TIS में शो कर रही है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो, लेकिन आपने क्या किया आईटीआर 1 में उसकी रिपोर्टिंग कर दी तो वहां पर भी रॉन्ग आईटीआर सिलेक्शन हो सकता है। तो जब भी रॉन्ग आईटीआर की सिलेक्शन होती है ड्यू टू इग्नोरेंस या फिर डेलिब्रेट एक्शन, तो उस केस में दोस्तों एक तो आईटीआर की प्रोसेसिंग जल्दी नहीं होती है, मतलब आपने आईटीआर फाइल कर दी और आप वेट कर रहे हो कि हमारा रिफंड आएगा तो जल्दी वो प्रोसेसिंग में नहीं जाता है, टाइम लगता है। और जब आईटीआर प्रोसेस भी होती है तो वो क्या हो जाती है इमीडिएटली डिफेक्टिव हो जाती है और आपको सेक्शन 139(9) की नोटिस जारी की जाती है कि आपके आईटीआर में ये डिफेक्ट्स है, आप इसको करेक्ट करिए, उसके बाद फ्रेश आईटीआर आप फाइल करिए। ठीक है, और थर्ड होता है यहाँ पर कि जब आईटीआर आपकी प्रोसेस हुई नहीं, डिफेक्टिव में चलेगी तो आपके रिफंड वगैरह भी इशू नहीं होते।
तो दोस्तों आपको बिल्कुल ही सही आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर को फाइल करनी है। आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।